आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रंजीत पांडे और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जानकारी सबके लेके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप सभी को मेरे चैनल का नाम बदला हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आज भी यह जानकारी सबके लिए का यूट्यूब चैनल है। यह चैनल आज भी सबके लिए सार्वजनिक है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कैसे कम से कम मटेरियल वेस्ट करके, कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके हम किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को कितनी जल्दी से जल्दी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जब भी हम किसी कंस्ट्रक्शन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो कंस्ट्रक्शन के नाम पे आती है वो आती है एक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। तो किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो 3 मेन स्टेजेस हैं वो हैं, पहला साइट वर्क और सेटिंग आउट, मतलब आपको साइट देखना है और उस पर इनिशियल चीज़ें कैसे सेट करनी है वो है। दूसरी चीज़ है एकोमोडेशन, स्टोरेज और सिक्योरिटी की, मतलब वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स होंगे, जो स्टाफ होंगे, उनकी एकोमोडेशन कहाँ होगी, कैसे होगी। फिर जो भी आपके पास रॉ मटेरियल आएगा उनकी स्टोरेज आप किस तरह से करते हो। जैसे कि कई रॉ मटेरियल्स होते हैं जो पानी के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। कई रॉ मटेरियल होते हैं जिनको सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, उनके चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है साइट वर्क से। तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी। जो भी वहाँ अकोमोडेशन है, जो भी स्टाफ है, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, उन सब की सिक्योरिटी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाले के पास ही होती है। तीसरी चीज़ है डिटेल बिल्डिंग स्टेजेस, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो उसकी सभी स्टेजेस के आपके पास डिटेल रिपोर्ट होनी चाहिए। इसी में पहली चीज़ जो है वो है साइट वर्क और सेटिंग आउट। इसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की बनती है कि साइट के लेआउट का पूरा प्लान कॉन्ट्रैक्टर के पास हो और वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ और वर्कर को उस प्लान और उस ड्राइंग के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। उसके बाद कुछ टास्क आते हैं जो हमें साइट पे पहुंचने के बाद करने पड़ते हैं, जिसमें कि पहला जो है वो क्लियरिंग द साइट को साफ़ करना, अपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लायक बनाना। दूसरी चीज़ है सेटिंग आउट द बिल्डिंग, जो भी एकोमोडेशन के लिए, स्टाफ के रहने के लिए, वर्कर्स के रहने के लिए आपको बिल्डिंग टेम्परेरी रूप में प्रोवाइड कराना। तीसरी चीज़ है स्टैब्लिशिंग अ डेटम लेवल। डेटम लेवल एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से हम पूरे कंस्ट्रक्शन साइट की स्लोपिंग, ड्रेनेज, सारी चीज़ें मेंटेन कर। क्लियरिंग द साइट को हम कैसे देख सकते हैं? क्लियरिंग द साइट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि डिमोलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, मतलब अगर आपकी वर्क साइट पे कोई पहले से पुरानी बिल्डिंग खड़ी है तो उसको आपको डिमोलिश करना पड़ेगा, तभी आप एक नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि किसी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए आपको हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर हायर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चोट लगने का, इंजर्ड होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने का एक ही लक्ष्य होता है हमारा कि कम से कम इंजरी हो किसी को। दूसरी चीज़ है ग्रबिंग आउट बशेस एंड ट्रीज, चाहे वो हम मैनुअल भी कर सकते हैं, चाहे मैकेनिकल भी कर सकते हैं, या किसी स्पेशलिस्ट टीम को या आदमी को बुलाकर भी हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है रिमूवल ऑफ सॉइल टू रिड्यूस लेवल्स फॉलोइंग बिल्डिंग रेगुलेशन C1, स्टेरलाइज द टॉप 300 mm टू कंटेन प्लांट लाइफ एंड डिकेइंग वेजिटेशन। मतलब स्लोप देने के लिए वर्क साइट पे हमें कुछ सॉइल्स रिमूव भी करनी पड़ती है, बट हमें इस चीज़ को इंडियन बिल्डिंग रेगुलेशन में एक एक्ट है C1 करके, उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो हमें कंस्ट्रक्शन के टाइम फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें कि है कि स्लोपिंग करते टाइम हमें 300 mm सॉइल ऐसी मेंटेन करवानी पड़ती है जिस पर हम पेड़ पौधे और कुछ छोटी मोटी सब्जियां उगाने लायक हो वह सॉइल। जैसे कि देख सकते हैं, अगर इन दोनों पिक्चर्स में हमें कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें साइट क्लियर करने के नाम पे बहुत सारी सॉइल या तो हमें यहाँ पे डंप करनी पड़ेगी या फिर हमें से यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। दोनों केसेस में टोपोग्राफी ऑफ द
साइट एंड सम कॉमन मटेरियल ऑन साइट, जो कि एग्जिस्टिंग है हमारे पास। फिर आ जाता है रिमूवल ऑफ ट्रीज़। कोई भी ट्रीज़ आपकी वर्क साइट पे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको रिमूव करना पड़ेगा, बट हमें ट्रीज़ को उतना ही रिमूव करना चाहिए जितने में हमारी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सके, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट। जितना कम से कम वातावरण को हम नुकसान पहुंचाएंगे उतना ही अच्छे से हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है ग्रबिंग ऑफ ट्री शर्ब्स एंड रूट्स। कोई पुराने पेड़ हैं जो कि वहाँ से हट चुके हैं लेकिन अभी भी उनकी जड़ें आपकी वर्क साइट पे मौजूद हैं, तो उन जड़ों को, उन पेड़ पौधों को हटाना ज़रूरी हो जाता है। फिर साइट क्लियर करवानी पड़ती है। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद आपको साइट साफ़ सुथरी करानी पड़ेगी जिससे कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सके, एक्सकेवेशन स्टार्ट हो सके। इसके लिए प्रोजेक्ट के हिसाब से मशीनरीज, मैन पावर तैयार की जाती हैं। एक्सकेवेटर के थ्रू टॉप सॉइल मेंटेन की जाती है, बराबर की जाती है। फिर इन सब के बाद सबसे पहला काम जो आता है वो होता है साइट बाउंड्री मारना किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए। यह काम एक लैंड सर्वेयर करता है जो कि आपकी पूरी वर्क साइट की बाउंड्री मेंटेन करता है, जिससे कि कोई बाहर का व्यक्ति आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर ना आ सके, या आप कंस्ट्रक्शन करते करते किसी दूसरे की लैंड पर ना जा पाएँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो आगे। साइट को सेट कैसे करते हैं? एस्टेब्लिश अ बेस लाइन फ्रॉम विच द होल साइट ऑफ द बिल्डिंग कैन बी सेट आउट। मतलब एक आपको बेस लाइन सेट करनी पड़ती है आपकी साइट पे, जो कि एक कोने से दूसरे कोने तक फिक्स हो। मार्क्ड ऑन साइट क्लियरली सो दैट इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एट एनी टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस लाइन को हम एस्टेब्लिश कर सकें। इसके लिए हम 30 मीटर का जो स्टील टेप यूज़ होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एरर आने का खतरा सबसे कम होता है। मार्क ईच कॉर्नर विद स्टाउट पैक, चेक ऑन द राइट एंगल एंड करेक्ट लेंथ। मतलब आपको राइट एंगल भी प्रॉपर देखना है, सारी डायमेंशंस भी चेक करनी है बाउंड्री के टाइम पे, जिससे कि आप अपनी ज़मीन कहीं छोड़ तो नहीं रहे या दूसरे की ज़मीन कहीं कब्जा तो नहीं कर रहे, जिससे कि आपको आगे परेशानी हो। राइट एंगल को हम हिंदी में गुनिया भी बोलते हैं, गुनिया चेक करना। राइट एंगल थंब रूल हम बेसिकली 9th एंड 10th में पढ़ते ही हैं पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, जिससे कि कॉर्नर पर एक कॉर्नर मिला के, दो लाइन मिला के एक कॉर्नर बनता है और उस कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। यह गुनिया के माध्यम से हमें पता चलता है। उसके बाद आता है सेटिंग आउट एंड चेकिंग मेथड। फिर आपको बेस पॉइंट आपको मेंशन करना है, जो डेटम लेवल मेंशन करना है, वो चीज़ें आप टेलीस्कोप, टोटल स्टेशन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके हेल्प से आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो साइट पे। फिर उसके बाद आता है एक प्रोफाइल बोर्ड सेट करना मेन बिल्डिंग लाइन से, जिससे कि उस पॉइंट से आपको पूरी साइट का वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क आपको नज़र आ सके। फिर आता है आपको एक डेटम लेवल वहाँ पे इस्टेब्लिश करना अपनी साइट पे। डेटम लेवल क्या होता है? बेसिकली ऑल लेवल्स इन अ बिल्डिंग आर टेकन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड डेटम। मतलब किसी भी पॉइंट की कोई भी लेवल अगर आपको चेक करना है तो आप उसको उस डेटम या रेफरेंस पॉइंट से चेक कर सकते हो। शुड एस्टेब्लिश आफ्टर सेटिंग आउट एंड रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस बेंचमार्क। मतलब ये कैसे सेट किया जा सकता है? एक कोई बेंचमार्क आप ले सकते हो, उसके थ्रू आप इस डेटम पॉइंट को सेट कर सकते हो। एन एरो विद अ हॉरिजॉन्टल मार्क अबव द एरो। तो कैसे दिखाया जाएगा? एक एरो के साथ हॉरिजॉन्टल मार्क लगा रहेगा एरो पे। द सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल बीइंग द एक्चुअल लेवल इंडिकेटेड ऑन एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप। उसके बाद आता है स्लोपिंग ऑफ साइट। मतलब साइट पे आपको कहाँ स्लोप देनी है, कहाँ ज़्यादा स्लोप देनी है, कहाँ कम स्लोप देनी है, वो चीज़ें आप कैसे मेंटेन करोगे? इसके लिए बेसिकली 3 मेथड हैं। पहला कट एंड फिल मेथड, जिससे कि आप एक पॉइंट से सॉइल कट कर सकते हो और दूसरे पॉइंट पे उसी सॉइल को डंप कर सकते हो। दूसरा मेथड है सिर्फ कट, मतलब जहाँ से आपको ढलान देनी है, जहाँ से आपको स्लोप देनी है, एक साइड से आप सिर्फ सॉइल रिमूव कर दो और स्लोप तैयार हो गया। तीसरा मेथड है सिर्फ फिलिंग, मतलब जहाँ पे आपको स्लोप देनी है तो दूसरी साइड से मिट्टी ऐड कर दो, उस पर कहीं से ला के डंप कर दो एंड देन आप स्लोप मेंटेन कर लो। ये तीनों मेथड इन तीनों पिक्चर्स के थ्रू आप आराम से देख सकते हो। जैसे कि ये है कट एंड फिल मेथड, यहाँ से आपको स्लोप मेंटेन करवानी थी,
तो इस पॉइंट से हमने सॉइल कट की और इस पॉइंट पे हमने सॉइल डंप कर दी। सेकंड है ओनली कटिंग मेथड, जिससे कि यहाँ से आपको अगर स्लोप ऐसे मेंटेन करनी है तो ये पॉइंट डायरेक्टली हमने कट करके निकाल दिया ये सॉइल। तीसरी मेथड जो था ओनली फिलिंग था, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें स्लोप मेंटेन करनी है तो डायरेक्ट ये सॉइल जो है इसको हम कट करके रिमूव कर सकते हैं। देन इन सब के बाद आता है एकोमोडेशन, स्टोरेज और सिक्योरिटी का मैटर, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एकोमोडेशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं, बहुत सारी रेगुलेशंस हैं इंडियन गवर्नमेंट की वर्क साइट पर एकोमोडेशन देने के लिए, जिसमें कि हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर 3 प्रमुख मुद्दे होते हैं। पहली चीज़ है रिक्वायरमेंट डिफर्स ड्यू टू नंबर ऑफ साइट वर्कर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अलग अलग नंबर्स ऑफ वर्कर्स के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं और कितने ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से भी चीज़ें बदलती हैं। फिर आता है स्टाफ अकोमोडेशन, कैसा होना चाहिए। जनरली एक टिम्बर की हट होनी चाहिए और मोबाइल कारवान या कैबिन, जो कि हम बड़े बड़े कंटेनर्स कई साइट्स पर देखते हैं। फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, वहाँ पे फर्स्ट एड होना चाहिए, स्ट्रेचर एम्बुलेंस होना चाहिए, फर्स्ट एड रूम होना चाहिए, शेल्टर होनी चाहिए, क्लोथिंग होनी चाहिए, मील रूम होना चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटी एंड सैनिटरी फैसिलिटीज़। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज बहुत तरह से डिफाइंड हो सकता है, जैसे कि पहला है ड्यूरेबिलिटी, दूसरा है वल्नरेबिलिटी टू डैमेज, तीसरा है वल्नरेबिलिटी टू थेफ्ट, मतलब चीज़ें कितनी जल्दी टूट सकती हैं या कितनी जल्दी चोरी हो सकती हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर हम स्टोरेज डिफाइन करते हैं। जैसे कि सीमेंट और प्लास्टर के बैग जो होते हैं उनको ड्राई और मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी जम जाते हैं मॉइस्चर कांटेक्ट में आते ही। उसके बाद एग्रीगेट और सैंड जो होते हैं उनको हमें डस्ट से मोस्टली क्लीन रखना पड़ता है, जिससे कि कंक्रीट बनाने में या और कहीं यूज़ करने में डस्ट फ्री रहें वो। ब्रिक्स और ब्लॉक्स जो हैं उनको साफ़ सुथरी जगह पर रखना होता है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड फेंसिंग की। साइट की आपको लिमिट डिफाइन करने के लिए और दूसरे पार्टियों को आपकी कंस्ट्रक्शन साइट में एंटर करने से रोकने के लिए आपको सिक्योरिटी साइट पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसके लिए आप फिज़िकल बैरियर जो कि दिखता भी हो वो आप साइट पर या साइट के गेट पर मेंटेन कर सकते हो। शुड स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये सब काम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले करना ज़्यादा अच्छा होता है। सिक्योरिटी की टाइप डिपेंड करती है डिग्री ऑफ सिक्योरिटी, कॉस्ट, नेबरहुड एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। जो भी आप बाउंड्रीज देते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे वो कम से कम 1.8 मीटर हाई होनी चाहिए। आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे मिनिमम एक्सेस होना चाहिए विद लॉकेबल बैरियर होना चाहिए, मतलब सिर्फ काम के बंदे ही आपकी साइट पर आए, ज़्यादा विजिटर्स की अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए। और फेंसिंग के लिए इंडियन कोड भी मेंशन है, दैट इज़ BS 1722। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फेंसिंग होर्डिंग। होर्डिंग्स कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोज बोर्डेड फेंस ऑफ बैरियर्स इरेक्टेड एडजेसेंट टू हाईवे और पब्लिक फुटपाथ। आसपास के फुटपाथ पे जो भी हैं, जो भी पब्लिक एरियाज़ है वहाँ पे हम होर्डिंग्स दे सकते हैं कि नियर बाई एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्लीज़ उस रास्ते को आप अवॉइड करिए। बिल्डिंग की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, फिर इन सब काम के बाद बिल्डिंग की क्या क्या स्टेजेस बनती हैं, जिसमें कि पहली स्टेज जो होती है वो एक्सकेवेशन होती है, टिम्बरिंग होती है, उसके बाद फाउंडेशन आती है, देन कंक्रीट फ्लोर आते हैं, देन RCC फ्रेम्स आते हैं जिसमें कि हमारे बीम्स और कॉलम्स होते हैं, देन रूफ्स आता है, उसको हम स्लैब भी बोलते हैं, छत भी बोलते हैं। उसके बाद पार्टीशंस वॉल्स जो ब्रिक वर्क होती हैं, उसके बाद इंटरनल फिक्चर्स और फिटिंग जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आती हैं या और भी बहुत तरह की फिटिंग्स होती हैं उनको करना होता है। उसके बाद इंसुलेशन, मतलब फायर रेजिस्टेंट आप बनवा रहे हो तो वो सब चीज़ें आपको इस स्टेज पर यूज़ करनी होती हैं। उसके बाद प्लम्बिंग एंड वायरिंग, फिर जो भी आपकी मैकेनिकली प्लम्बिंग जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको प्लेस करना होता है। एंड इन द लास्ट द पेंटिंग एंड द डेकोरेटिंग पोर्शन। कैसा लगा इस आपको यह वीडियो, या आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। कोई करेक्शन करनी है या कोई और रिक्वायरमेंट है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन आपका है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।